नमस्कार सभी को। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी का छठा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कलौटी लड़कियों हर शाम मुझको छेड़ जाती हैं। इस मिसरे से शुरू होने वाली एक कविता उन्होंने अफीम की डिब्बियों पर लिखी थी, पर शायरी की बात सिर्फ दानिश टोंडवी की सोहबत तक ही रही। जेल आने पर उनसे आशा की जाती थी कि दूसरे महान साहित्यिकों और कवियों की तरह अपने जेल जीवन के दिनों की वे अपनी कोई महान कलाकृति रचेंगे और बाद में एक लंबी भूमिका के साथ उसे जनता को पेश करेंगे। पर वे 2 साल जेल के खाने की शिकायत और कैदियों से हंसी मजाक करने, वार्डरों की गालियां सुनने और भविष्य में सपने देखने में ही बीत गए। शिवपालगंज में आकर गंजहा लोगों के सामने अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने नाम के साथ भीखम खेड़वी का खटखटा बांधा। बाद में जब बिना किसी कारण के सिर्फ गांव की या पूरे भारत की सभ्यता के असर से गुटबंदी के शिकार हुए तो उन्होंने एक आध शेर लिखकर यह भी साबित किया कि भीखम खेड़वी सिर्फ भूगोल का ही नहीं कविता का भी शब्द है। कुछ दिन हुए वही पहलवान अर्थात बद्री पहलवान ने शिवपालगंज से 10 मील आगे एक दूसरे गांव में आटा चक्की की मशीन लगाई थी। चक्की ठाठ से चली। वैद्य जी के विरोधियों ने कहना शुरू किया, उनका संबंध कॉलेज के बजट से है। इस जन भावना को रामाधीन ने अपनी इस अमर कविता द्वारा प्रकट किया। क्या करिश्मा है ये रामाधीन। भीखम खेड़वी खुले कॉलेज चले, आटे की चक्की खुल गई। गांव के बाहर बद्री पहलवान का किसी ने रिक्शा रोका। कुछ अंधेरा हो गया था और रोकने वाले का चेहरा दूर से साफ नहीं दिख रहा था। बद्री पहलवान ने कहा, कौन है वे? अबे तबे न करो पहलवान, मैं रामाधीन हूँ, कहता हुआ एक आदमी रिक्शे के पास आकर खड़ा हो गया। रिक्शे वाले ने एकदम बीच सड़क पर रिक्शा रोक दिया। आदमी धोती कुर्ता पहने था, पर धुंधलके में दूसरे आदमियों के मुकाबले उसे पहचानना हो तो धोती कुर्ते से नहीं, उसके घुटे हुए सिर से पहचाना जाता। रिक्शे का हैंडल पकड़कर वह बोला, मेरे घर में डाका पड़ने जा रहा है, सुना तुमने? पहलवान ने रिक्शे वाले की पीठ में एक उंगली कोचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, तो अभी से क्यों टिलो टिलो लगाए हो? जब डाका पड़ने लगे तब मुझे बुला लेना। रिक्शे वाले ने पैडल पर जोर दिया। रामाधीन ने उसका हैंडल पकड़ इस तरह रखा था कि उसके हर जोर को उसने काट दिया। रिक्शा अपनी जगह रहा। बद्री पहलवान ने भुनभुना कर कहा, मैं सोच रहा था कौन आफत आ गई जो सड़क पर रिक्शा पकड़कर राण की तरह रोने लगे। रामाधीन बोले, रो नहीं रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। वैद्य जी के घर में तुम ही एक आदमी हो, बाकी तो सब पंसाखा हैं। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि एक चिट्ठी आई है जिसमें डकैतों ने मुझे 5,000 रुपया मुझसे मांगा है। कहा है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर दे जाओ। बद्री पहलवान ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मन हो तो दे आओ, न मन हो तो एक कौड़ी भी देने की जरूरत नहीं। उससे ज़्यादा क्या कहें। चलो रिक्शे वाले, घर नज़दीक है, बाहर पिसी हुई भंग तैयार होगी, पीकर नहा धोकर कमर पर बढ़िया लंगोट कसकर ऊपर से कुर्ता झाड़कर बैठक में हम सफ़र बैठा जाएगा। बैठक में हम सकर कर बैठा जाएगा। लोग पूछेंगे, पहलवान क्या कराए? वे आंखें बंद करके दूसरों के सवाल सुनोगे, दूसरों को ही जवाब देने देंगे। देह की ताकत और भंग के घुमाव में सारे संसार की आवाज़ें मच्छरों की भन्नाहट सी जान पड़ेंगी। सपनों में डूबते उतराते हुए बद्री को इस वक्त सड़क पर रोका जाना बहुत खला। उन्होंने रिक्शे वाले को डपट कर दोबारा कहा, तुमसे कह रहा हूँ चलो। पर वह चलता कैसे? रामाधीन का हाथ अब भी रिक्शे के हैंडल पर था। उन्होंने कहा, रुपए की बात नहीं है, मुझसे कोई खाकर क्या रुपया लेगा। मैं तो तुमसे बस इतना जानना चाहता था कि रुपन को हटक दो, अपने को कुछ ज़्यादा समझने लगे हैं। नीचे नीचे चले, आसमान की ओर नहीं। बद्री पहलवान अपनी जांघों पर जोर लगाकर रिक्शे से नीचे उतर पड़े। रामाधीन को पकड़कर रिक्शे वाले से कुछ दूर ले गए और बोले, क्यों अपनी जवान खराब करने जा रहे हो? क्या किया रुपन ने?
रामाधीन ने कहा, मेरे घर ये डाके वाली चिट्ठी रूपन ने ही भिजवाई है, मेरे पास इसका सबूत है। पहलवान भुनभुनाए, 2-4 दिन के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। उधर मैं गया, इधर ये चोचला खड़ा हो गया। कुछ सोच कर बोले, तुम्हारे पास सबूत है तो फिर घबराने की क्या बात। रामाधीन को अभयदान देते हुए उन्होंने जोर से कहा, तो फिर तुम्हारे यहाँ डाका वाका न पड़ेगा, जाओ चैन से सो। रूपन डाका नहीं डालते, लौंडे हैं, मस्खरी की होगी। रामाधीन कुछ तीखेपन से बोले, सो तो मैं भी जानता हूँ रूपन ने मस्खरी की है, पर यह मस्करी भी कोई मस्खरी है। बद्री पहलवान ने सहमत प्रकट की, तुम ठीक कहते हो, टुकाची ढंग की मस्खरी है। सड़क पर एक ट्रक तेजी से आ रहा था। उसकी रोशनी में आंख झिलमिलाते हुए बद्री ने रिक्शे वाले से कहा, रिक्शा किनारे करो, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। रामाधीन बद्री के स्वभाव को जानते थे। इस तरह की बात सुनकर बोले, नाराज होने की बात नहीं है पहलवान, पर सोचो ये भी कोई बात हुई। ये रिक्शे की तरफ बढ़ आए थे। वे रिक्शे की तरफ बढ़ आए थे, बैठते हुए बोले, अब डाका ही नहीं पड़ता है तो क्या बहस, चलो रिक्शे वाले। चलते चलते उन्होंने कहा, रूपन को समझा दूंगा, ये बात ठीक नहीं है। रामाधीन ने पीछे से आवाज़ ऊंची करके कहा, उसने मेरे यहाँ डाका पढ़ने की चिट्ठी भेजी है, इस पर उसे सिर्फ समझाओगे? ये समझाने की नहीं, जुतियाने की बात है। रिक्शा चल दिया। पहलवान ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, बहुत बुरा लगा हो तो तुम भी मेरे यहाँ वैसी ही चिट्ठी भिजवा देना। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुकद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते हैं। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थीं और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती। यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती रहती, जिस पर शाम के वक्त लंगोट, चोलियाँ, अंगोछे, पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते। वैद्य जी के दवा खाने की अनावश्यक शीशियाँ भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्रायः सभी शीशियाँ खाली थी। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर एक अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर जिसकी मूछें ऐंठी हुई हैं, लंगोट कसा हुआ है, परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पता चलता है कि ये वही शीशियाँ हैं जो हजारों इंसानों को शेर के मानिंद बना देती हैं। ये दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घूमा करते हैं, बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छापना 1947 के पहले तो जुर्म था ही आज भी जुर्म है, जो बहुत सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है, और जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघकर व्यापक रूप से सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। वैसे इसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह से क्या बर्ताव किया। यानी उसमें सुमित्रानंदन पंत की दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो मानव के चिरंतन संबंधों का वर्णन होता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था, और वह अध्ययन जाहिर है परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और भी कामों के लिए किया करते थे, जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ की छाँव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमर खयामी पदार्थों की जरूरत होती है, वह सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते थे। परिवार के सभी लोगों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था
को कहीं से कोई खतरा है। यही कमरा रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमज़ोर पड़ गया। उसे बुखार रहने लगा। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रहते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई थी। उससे वह अभी बिल्कुल नहीं ठीक हो पाया। किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की दवा बराबर होती है, इसलिए वह यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी। पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, ज़रूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में ये कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे ना होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारियां उठानी नहीं पड़ती। ऊपर का कमरा काफ़ी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया। उसकी सफाई करा के एक चारपाई स्थायी रूप से डाल दी गई। उस पर एक स्थायी बिस्तर पड़ गया। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गईं और उनमें जेवी जासूस या गुप्त साहित्य में प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। वहीं एक छोटी सी मेज पर कुर्सी भी कॉलेज से मंगवाकर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में खिड़की थी जो खुले पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। ये दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कवित्वमय बनाने के काम आता था और वहाँ उसे सचमुच ही कभी कभी लगता था उसके सामने न जाने कितने वर्डस्वर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरुभक्त सिंह एक आर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरई लगाए सांस फुलाए खड़े हुए हैं। रुपन बाबू कहीं से कुछ ईंट रोड़ा उठाए लाए थे और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए, जिससे लगता कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सेंटर है। पर अंदर का रेडियो एक हेडफोन के सहारे से ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें, वैष्णव संतों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था और इत्मीनान कर लेता कि ऑल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा कि पिछले दिनों में था। 1000 गालियां खाकर भी वह बेहया अपने पुराने ढर्रे सिट्टस से मस नहीं हुआ। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका है। ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते जीर्णा जीर्ण निरूपयते, तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने निकल जाना, नित्य कर्म, क्योंकि संसार में वही एक कर्म नित्य है, बाकी अनित्य है। टहलते हुए लौटना, पर चक्रमणम हितम, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करना, निम्बस से तिक्तके श्रेष्ठे कसाए बब्बुल तथा गुनगुने पानी से कुल्ला करना, सुखोष्णो उदके गंडशय जायते वक्त लाघवम, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना, विश्राम, अध्ययन, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम, मुनक्के आदि के द्रव का प्रयोग, अध्ययन, भोजन और शयन। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गजहों की सोबत ने ले ली थी, चूँकि इससे रंगनाथ के वीर की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था। कुल मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसीलिए वैद्य जी को इस संशोधन में कोई इतराज़ न था, बल्कि एक तरह से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है।
उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसटते हैं, वही दाव पेच और पैतरेबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफरात में फैली पड़ी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा था कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का ये विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया में बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर नई पीढ़ी की आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने समाज के प्रति ईमानदार नहीं थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते और अपने प्रति ईमानदार हैं, समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। यह वाद विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही ज़्यादा से ज़्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है। पिछड़ी पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन यहाँ इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का ना होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि शिवपालगंज में अभी तक ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमज़ोर नहीं है। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर चली थी। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए। सुना जाता कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए विद्वानों ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा, रटी रटाई किताबें, थ्योरियों को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया और बाद में वे विद्वान इसी नतीजे पर पहुँचे कि हो न हो ये प्रभु का चमत्कार है। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यवहारिक समस्याएं चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका में कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों के बेशकीमती सिद्धांत पोच साबित होने लगते हैं। उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर भागना पड़ता है। इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी ऐसा कुछ तहलका मचाया कि एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी अगली अमेरिका यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली। वह शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस के झापड़, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निस्संग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। ये बात शिवपालगंज में आते जाते लोक कथा बन गई। तब से वहाँ उस लड़के का लीला स्मरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा। रंगनाथ को बताया गया कि लड़का 10 साल की उम्र से ही इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में मैं जेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धता देने में उस्ताद हो गया। 1 साल बाद वह मुसाफिरों को देखते देखते उनका सामान कुछ इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल अनीस्थीसिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को यही नहीं पता चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी से उसकी ख्याति सबसे ज़्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब वह पकड़ा गया तो पता चला वह ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका।
बंगलों में चोरियां करता चोरियां भी रोशनदान से नहीं बल्कि उपर्युक्त तरकीब से दरवाज़ा खोलकर भले आदमियों की तरह कायदे के रास्ते मकान में घुसकर करता। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चोट्टा का भी जिक्र किया, जो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और बतर्ज विधानसभा की स्पीचों के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज़ ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया, वह बहराम चोट्टा के जन्म जन्म भर भी हिलाए न हिलेगा। रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चोट्टे सचमुच ही ऐसे 30 मार खा हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोट्टे हुआ करते थे। सनीचर इस उम्र का था कि जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी वाले नई के साथ लगाते हैं, और आयु को लेकर पीढ़ियों के वैज्ञानिक विभाजन न होने के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं। इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्ध प्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए वह बोला, भैया रंगनाथ, पहले लोगों का हाल न पूछो। यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे हैं, पर आजकल के लौंडों के हाल न पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले, जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी, तो यशस्वी रहे हे प्रभु हे मुरारे, चिरंजीवी रानी व राजा हमारे, या खुदाया जार्ज पंजुम की हिफाजत कर पर कोरस गाने के लिए हुई थी। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गजहा का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। उसके माँ बाप ने उसके नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उसका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा किया भी। जिस चीज़ में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून अभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह ने इंडियन पेनल कोड के सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया। स्वभाव में वे बड़े परोपकारी थे, और परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 6ठा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।